अब तक आपने पढ़ा कि नेहा की प्रेगनेंसी जानकर अनुराग गुस्से में घर से बाहर चला गया और वहीं दूसरी तरफ ईशा अभी भी वहीं बैठी राहुल के परिवार का इंतजार कर रही थी। तभी मिताली कहती, ईशा कब तक उन सबका इंतजार करोगी? तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। वैसे भी उस आदमी की अच्छी जान पहचान है इस हॉस्पिटल में, शायद कोई बहुत बड़ा आदमी है, तभी तो बिना कुछ पूछताछ के उसका इलाज शुरू हो गया। हमारा काम था उसे हॉस्पिटल लाना और ले आए हम। वो ठीक है, अब चलो ईशा, रात बहुत हो चुकी है। ईशा हामी सिर हिलाती और सबके साथ हॉस्पिटल से बाहर आती और गाड़ी में बैठ अनुराग के घर की ओर सभी निकल जाते हैं। अब आगे ईशा के जाते ही राहुल की फैमिली वहां आ जाती और पुलिस भी वहां आ चुकी थी। वहीं खड़े पुलिस और डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। राहुल की मां मीरा जी घबराती हुई कहती हैं डॉक्टर से, राहुल ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं भगवान का शुक्र कीजिए, राहुल बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, बड़ा हादसा टल गया, बस चोट सर पर है, वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। राहुल अभी आराम कर रहे हैं, आप सब उनसे मिल सकते हैं, पर अभी उनसे कोई बात मत कीजिएगा। तभी एक पुलिस वाला बोलता है राहुल के पापा से, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र ही है जो इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद राहुल को बस कुछ चोटें आई हैं और उसे सही समय पर कार से निकाल लिया गया। पेट्रोल लीक होने से गाड़ी में आग लग गई है। धन्यवाद करिए उनका जो राहुल सर को सही समय पर वहां से निकाल कर हॉस्पिटल ले आए। सच में बहुत बड़ा हादसा टल गया। और दूसरी कार जो रॉन्ग साइड से आ रही थी उनमें दोनों की जान चली गई। खैर गलती भी उनकी थी, कार को जलते हुए देखा तो हमें लगा सब खत्म हो गया, पर तभी वहाँ के लोगों ने बताया कि उस कार में कोई नहीं था। ठीक है, हम अब चलते हैं, हम तो बस जांच करने आए थे, कह पुलिस चली जाती है। मीरा जी और बाकी सब पुलिस की बात सुन सभी बहुत हैरान हो जाते और जैस्मीन भी सूर्या के साथ वहाँ आ गई थी और पुलिस की बात सुन जैस्मीन और भी घबरा गई। राहुल की फैमिली राहुल के वार्ड में जाते हैं। राहुल को देख मीरा जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वो रोने लगी। राहुल के पापा कहते हैं राहुल की माँ, राहुल ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, राहुल को आराम करने दो। सभी बाहर आते हैं और जैस्मीन को सामने घबराते देख मीरा जी जैस्मीन के पास गई और बोली, जैस्मीन ये चोट? जैस्मीन बोली, आंटी जी राहुल के साथ मैं थी, मैं डर गई थी और डर के मारे मैं वहां से भाग गई थी। जैस्मीन रोने लगी, वो बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं राहुल का ध्यान नहीं रख पाई, मैं बहुत ही बुरी हूँ। मीरा जी परेशान हुई पर फिर जैस्मीन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जैस्मीन बेटा रो मत, जो हुआ अब उसे भूल जाओ, और तुम्हारी वजह से तो आज मेरे बेटे राहुल को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है वो। और चलो तुम भी डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें भी चोटें आई हैं। आंटी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। जैस्मीन के माँ पापा भी वहाँ आ जाते हैं। मीरा जी कहती हैं, राहुल के पापा ये कुंडली का ही दोष है, दोनों बच्चों की जान आज खतरे में थी। राहुल के पापा बोले, घबराओ मत राहुल की माँ, सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है। भला हूँ उन लोगों का जो राहुल को सही समय पर कार से निकाल कर यहाँ ले आए, पर यह शादी रोकनी होगी, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती हूँ। हम अब जानकर दोनों बच्चों को आग में नहीं ढकेल सकते हैं। हाँ राहुल की माँ शांत हो जाओ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। और वही वेदांत अनुराग की बिल्डिंग के पास गाड़ी रोकता है। पीछे से अनुराग भी गाड़ी लेकर आता है। गाड़ी से सभी उतरते हैं। ईशा अनुराग को देखती है जो उससे नजरें चुरा रहा था और एक बार फिर ईशा की आंख भर आई। अनुराग अपने दोस्तों से कहता है, तुम सब जाओ अब। वेदांत गुस्से में कहता है, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम्हें जो करना है करो, पर किसी की दुनिया मत बर्बाद करो। अनुराग कुछ भी नहीं बोलता। सभी ईशा से कहते हैं, ठीक है अब हम चलते हैं, कहकर अनुराग के दोस्त चले गए। अनुराग और ईशा फिर लिफ्ट से घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। डोरबेल अनुराग बजाता है और अनुराग की मां सुमित्रा जी दरवाजा खोलती हैं और सामने ईशा की हालत देख वो चौंक जाती हैं। बिखरे बाल, मायूस चेहरा, सूजी लाल आंखें। वो कुछ बोलती इससे पहले अनुराग वहां से चला जाता है। ईशा की भाभी भी वहां आ जाती हैं। ईशा के सूट पर खून लगा, घबराते हुए देख पूनम बोली, ईशा तुम्हें चोट आई है? ईशा बोली, नहीं भाभी। तो ये खून? भाभी बस किसी की मदद की थी, बाकी चोट तो हमें बहुत गहरी लगी है, पर वो चोट हमारे सिवा किसी को भी नहीं दिखेगी। फिर ईशा बोली अनुराग के माँ पापा से, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया आंटी अंकल? अंकल आंटी आप दोनों को पता था कि अनुराग जी किसी और से प्यार करते हैं, वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, फिर भी आपने अनुराग जी को कसम देकर ये सगाई करने पर मजबूर कर दिया। ईशा की भाभी पूनम बोली, ईशा ये क्या कह रही हो तुम? अनुराग जी किसी और से प्यार कर? हाँ भाभी, हम जो भी कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। खैर अभी हमें अनुराग जी से बात करनी है, हमें ये जानना है कि वो हमसे क्यों शादी कर रहे हैं। और अंकल आपने हमेशा हमें अपनी बेटी मानी और आपने अपनी दोस्ती का लिहाज भी नहीं रखा। आपने अपने दोस्त के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उन्हें ये सच पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। अनुराग के माँ पापा ईशा की बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े हुए थे। ईशा फिर अनुराग के कमरे में आती और दरवाजे पर बिना नॉक किए अंदर चली जाती और सामने अनुराग ईशा का ऐसा व्यवहार देख हैरानी से कहता है, नॉक करके मेरे कमरे में तुम नहीं आ सकती हो? ईशा ने अनुराग की तरफ पीट किया और बोली, बोलिए सब क्या था? अनुराग जी नेहा से आप प्यार करते हैं तो हमसे शादी के लिए आप क्यों राजी हुए? अनुराग बोला, ईशा तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? इस सवाल से ईशा को अजीब लगा और हैरानी से उसने अनुराग की तरफ मुड़कर देखा और अनुराग ने फौरन अपनी नजरें ईशा से फेरते हुए कहा,
जवाब दो ईशा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ईशा बोली, ये कैसा सवाल है अनुराग जी, हमें सारे सवाल के जवाब आपसे चाहिए और आप है कि हमसे ही सवाल कर रहे हैं। देखो ईशा, जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। ईशा, तुम्हें आज सारा सच पता चल गया है तो अब तुम ये शादी तोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं आप अनुराग जी? हमारी सगाई हो चुकी है तो क्या ईशा तुम सब जानकर भी मुझसे शादी करोगी? देखो ईशा, अगर तुम अपनी फैमिली या पापा के दोस्ती के खातिर ये सब कर रही हो तो ईशा मना कर दो इस शादी से। ईशा को अनुराग की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बोली, अनुराग जी जो भी है साफ साफ कहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ईशा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनते ही ईशा चौंक गई। शादी नहीं करना चाहते हैं तो सगाई आपने क्यों की? आपने ही तो शादी की हाँ बोली थी ना। हाँ ईशा, क्योंकि पापा और माँ ने मुझे कसम दी थी कि अगर तुमसे शादी नहीं की तो वो कुछ कर जाएंगे। तो अनुराग जी हमसे कहते आप, आपने हमसे क्यों कुछ पहले नहीं कहा? ईशा, मैं मजबूर था, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। माँ पापा उसे पसंद नहीं करते, उन्हें एक सीधी सादी भोली सी मासूम सी और घरेलू सी बहू चाहिए और वो सारे गुण मेरे माँ पापा को तुम में दिखे और मुझे कसम देकर शादी के लिए हाँ करवा दी और उन्हीं के दबाव में आकर मैंने तुमसे सगाई कर ली। पर अब मुझसे और नहीं होगा। प्लीज़ ईशा, तुम चली जाओ हमारी ज़िंदगी से। वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। अनुराग की बातें सुनकर ईशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई हजारों खंजर चला रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि दर्द के मारे वो अभी मर जाएगी। फिर खुद को संभालते हुए ईशा कहती, आपने सगाई की, बहुत गलत किया, हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया। एक बार आप कहते तो हम खुद सगाई के लिए मना कर देते, लेकिन अब हम कैसे मना करें? हमारे पापा वो सुनेंगे तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम ये सगाई खुद से नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो ये खुद ही करिए। अनुराग हैरान होते हुए बोला, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बिना प्यार के मेरे साथ बिता लोगी? जहर का घूंट पी लोगी? ईशा बोली, हाँ, हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनुराग हंसते हुए ईशा के पास आया और बोला, तुम जितनी बेवकूफ़ दिखती हो उतनी हो नहीं, बहुत चालाक लड़की हो तुम, सीधी साधी, तुम बस बनने का नाटक कर रही हो। ईशा बोली, आप जैसा सोचे। कहकर जैसे ही ईशा मुड़कर जाने लगी तो अनुराग ने ईशा का पीछे से हाथ पकड़ लिया। ईशा हैरानी से अनुराग की तरफ देखती है। अनुराग बोला, ऐसे क्या घूर रही हो तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी जॉब अच्छी है, मुंबई में रहता हूँ मैं, वो भी एक अच्छे से फ्लैट में। ये सब तुमको भाग गया है। मिडिल क्लास की लड़कियां यही तो सोचती हैं, कुछ करना ना पड़े, बस किसी अमीर से शादी कर लो और ऐश की जिंदगी जियो। अनुराग जी, ईशा ने गुस्से में कहा, छोड़िए हमारा हाथ, और अब और कुछ बोला ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ, है हम मिडिल क्लास के, पर आपकी तरह झूठे और मक्कार नहीं हैं हम। और झटके से अनुराग से अपने हाथ छुड़ाकर ईशा बिना कुछ बोले कमरे अब में आ जाती है अपने और बिस्तर पर बैठ जाती है। वहीं ईशा की भाभी ईशा का मुरझाया चेहरा देख कहती है, क्या हुआ ईशा? ईशा अपनी भाभी के गले से लगते हुए कहती है, भाभी अनुराग जी किसी और से प्यार करते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि ये सगाई तोड़ दें, हम शादी के लिए इनकार कर दें। ईशा की भाभी पूनम बोली, ये क्या कह रही हो ईशा? कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। ऐसा होता तो अनुराग जी सगाई क्यों करते, और उनके जिद के कारण ही हम सब यहाँ मुंबई आए हैं। भाभी ये सच है, हमने आज नेहा और अनुराग जी की नज़दीकियों को देखा है करीब से और दोनों की नज़दीकियों ने ही सब कुछ बयां कर दिया है। और अब अनुराग जी हमसे कह रहे हैं कि हम ये सगाई तोड़ दें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी, हम क्या करें? ईशा, तुम पहले शांत हो जाओ और रोना बंद करो, हम बात करते हैं अनुराग जी के परिवार से। ऐसे कैसे भला शादी नहीं होगी? सगाई क्यों की फिर? तुम यहीं बैठो, हम अभी आए। पूनम भाभी फिर कमरे से बाहर आई और अनुराग की माँ से सारी बात कही। अनुराग की माँ ने अनुराग को बुलाया और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना अनुराग? अनुराग बोला, माँ समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा। पर बेटा, माँ मैंने कह दिया है, अगर अब नहीं मानी आप तो मैं नेहा से कोर्ट मैरिज कर लूँगा। क्या अनुराग वहाँ से चला गया। सभी परेशान थे, पर जो ईशा पर बीत रही थी वो वही जानती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। वो कमरे में ज़मीन पर बैठी अपने घुटने पर चेहरा छुपाकर रो रही थी। ईशा की भाभी कमरे में आई और फ़ौरन अपने हस्बैंड विनीत को कॉल किया और सारी बात बताई। विनीत ने कहा, पूनम तुम ईशा को संभालो, मैं सुबह की फ़्लाइट से आ रहा हूँ मुंबई, मैं बात करूँगा। सभी बहुत परेशान थे और ईशा बस रोई जा रही थी। अनुराग के माँ पापा और प्रियंका ईशा को चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ईशा की भाभी बोली, ईशा भैया कल आ रहे, तुम घबराओ मत, वो सब ठीक कर देंगे। ईशा उठी और अपने आंसू को पोंछे और कहा, नहीं भाभी, भैया को फ़ोन करके यहाँ आने से मना कर दीजिए, हम अभी के अभी लखनऊ जाएंगे। और फिर अनुराग की माँ से कहा, आंटी हमें कोई शादी नहीं करनी है, आपने हमें धोखे में रखा, खैर कोई बात नहीं, पर हम पर एक एहसान कर दीजिए, हमें अभी लखनऊ जाना है। अनुराग के पापा कहते हैं, बेटा सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक कर दे रहे हैं, बस आज रात खुद को शांत कर लो। कि अनुराग के पापा वहाँ से चले गए। पीछे अनुराग की माँ भी आई। अनुराग के पापा सोफे पर बैठते हुए बोले, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दोस्त को अब क्या मुंह दिखाएंगे हम, हमारे बेटे ने आज हमारा सिर झुका दिया। अनुराग की माँ बोली, सारी गलती मेरी है, मुझे लगा अनुराग मेरी कसम मान लेगा,
पर वो नहीं माना। आखिर अपनी ज़िद की वजह से आज उसने आपकी दोस्ती भी खराब कर दी। ईशा पर क्या बीत रही होगी। सोचा था कि दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को तो सब सही हो जाएगा, लेकिन नेहा के प्यार का भूत सवार है हमारे बेटे पर। अनुराग की माप जो होना था हो गया। अब ईशा को लखनऊ सही सलामत भेजना है। मैं अपने दोस्त के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। ऐसे ही उलझन में सबकी रात बीती और सुबह हुई। राहुल होश में आ गया था। राहुल की माँ और जैस्मीन राहुल के पास बैठे हुए थे। राहुल को होश में देख राहुल की माँ बहुत खुश होती हैं। राहुल के सिर पर हाथ रख राहुल को नम भरी आंखों से देखने लगती है मीरा जी। राहुल कहता है, माँ मैं ठीक हूँ। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। नित्य और समीर भी सुबह आ जाते हैं। नित्या कहती, राहुल ठीक है, हम राहुल को घर ले जा सकते हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी है। मीरा जी कहती, नहीं अब ये शादी नहीं होगी। राहुल की माँ की बात सुन सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल कहता है, माँ क्या हुआ। राहुल बेटा, तुम्हारी कुंडली में दोष के कारण ही तुम्हारी जान पर बनाई है। अभी तक सब कुछ ठीक था और जैसे ही शादी तय हुई कुंडली का दोष असर दिखाने लगा। बेटा हम सब तुम्हें नहीं खो सकते और जैस्मीन बेटा को भी नहीं। माँ आप भी, ये सब होता रहता है और ऐसा ही होता तो कल ही सब कुछ खत्म हो जाता। चुप करो राहुल, मैंने कह दिया कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। माँ आप बेवजह फिक्र कर रही हैं। कुंडली में तो ये भी लिखा था कि जैस्मीन मेरी ढाल बनेगी और देखिए सही भी हुआ। जैस्मीन की वजह से आज मैं सही सलामत आप सबके सामने हूँ। तभी नर्स आती और कहती, राहुल सर कल जिन लोगों ने आपको बचाया था उनमें से एक लड़की अपना पर्स बाहर चेयर पर भूल गई है। राहुल नर्स से पर्स लेता है तो मीरा जी बोल पड़ी, राहुल जैस्मीन वहाँ नहीं थी बेटा, वो तुम्हारी हालत देख नहीं पाई और वहाँ से चली गई थी। तुम्हें कोई और लेकर यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, उनकी वजह से तुम्हारी जान बची है, वरना बहुत बुरा हो सकता था। मैं बहुत दुआएं देती हूँ उन बच्चों को कि कभी उन पर कोई संकट ना आए, हमेशा खुश रहें वो। राहुल बोला, जैस्मीन तुम क्या चाहती हो, शादी मुझसे अभी भी करना चाहती हो। जैस्मीन चुप रही और हैरानी से अपनी माँ और बाकी सबकी तरफ देखती है। राहुल बोला, देखो जैस्मीन, अगर तुम्हें नहीं करनी है मुझसे शादी तो मत करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर जो भी है दिल में तुम्हारे अभी कह दो, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो जैस्मीन, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, हाँ या ना। फीकी सी मुस्कुराहट में जैस्मीन ने हाँ में सिर हिलाया तो सभी बेहद खुश हो गए। कुछ घंटे बाद सभी राहुल को घर ले आते हैं। राहुल ईशा का पर्स अपने कमरे में के अलमारी के ड्रॉर में रखवा देता है और उधर ईशा भी लखनऊ आ गई थी। ईशा के पापा को जब ये बात पता चली तो वो परेशान हो गए और ईशा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। अनुराग के पापा अपने दोस्त से हाथ जोड़कर कहते, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। ईशा के पापा कहते, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मेरी बच्ची का दिल टूटा है, कह वो भी अपने कमरे में चले गए। ईशा के भाई विनीत बोले, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था आप सबका जो उसे आप सबने तकलीफ में डाल दिया। अनुराग के पापा कुछ नहीं कहते, वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग मुंबई वापस चले जाते हैं। इधर ईशा कमरे में लेटी बस रो रही थी, पर तभी उसे ख्याल अपने पापा का आया। वो उठी और जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पापा के कमरे में आई, जहाँ ईशा के पापा ईशा की माँ की तस्वीर लिए बैठे हुए थे। ऐसे देख उन्हें ईशा अपने पापा के पास गई और बोली, पापा ऐसे क्यों बैठे हैं आप। ईशा के पापा ने ईशा की तरफ देखा और उसकी आंखों में खालीपन देख बोले, तुम शादी अभी नहीं करना चाहती थी बेटा, मेरी ही जिद के कारण तुमने शादी की हाँ बोली और अब मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। ईशा ने कहा, पापा अपने आप को दोष मत दीजिए, हमारी किस्मत में अनुराग जी से शादी होना लिखा ही नहीं था तो शादी टूटनी ही थी। पापा ये कहिए शादी नहीं हुई, अगर शादी के बाद सारी सच्चाई हमें पता चलती तो हर एक दिन हमें मरना पड़ता। कमरे के दरवाजे पे खड़े विनीत पूनम भी कहते हैं, हाँ पापा ईशा सही कह रही है। पूनम चाय की ट्रे लेकर अंदर आती और ईशा के पापा के सामने चाय की ट्रे करते हुए कहती, पापा जी आप ही तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसमें ईशा का अच्छा ही हुआ, वरना वो दूर रहकर सब सहती पर हम सबसे कुछ भी ना कहती। लीजिए चाय पीजिए और हम फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। सभी नम आंखों से मुस्कुरा देते हैं। शाम को अचानक से ईशा को ख्याल आता है अपने मोबाइल का। वो हर जगह अपने मोबाइल को ढूंढती है पर उसे उसका मोबाइल कहीं नहीं मिलता है। तो ईशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है, लगता है वो मुंबई में ही छूट गया। पर ईशा मैंने सारा सामान अच्छे से रखा था, तुम्हारे पर्स में होगा मोबाइल। भाभी हमें लगता है वो पर्स हॉस्पिटल में ही हम भूल गए। अच्छा तुम परेशान ना हो, एक बार उस नंबर पर कॉल करके देखते हैं। ईशा की भाभी फ़ोन करती है पर फ़ोन बंद था। पूनम बोलिए, लगता है ईशा वो मोबाइल कभी नहीं मिलेगा, खैर तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारे लिए दूसरा मोबाइल मंगवा देंगे। ईशा हाँ में सिर हिला देती है और वहीं राहुल उस पर्स से मोबाइल निकालता है पर फ़ोन बंद था। राहुल खुद से कहता है, लगता है फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, और राहुल फ़ोन चार्ज में लगा देता है। और रात के खाने के बाद राहुल अपने कमरे में जाता है और फ़ोन को चार्ज से निकाल उसे ऑन करता है और हैरानी से खुद से कहता है, अजीब है फ़ोन में कोई लॉक नहीं। फिर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर पापा नाम से सेव नंबर पर कॉल करता है। ईशा के पापा ईशा का नंबर देख ईशा के पास जाते हैं और कहते हैं, ईशा बेटा ईशा तुम कॉल कर रही हो। फिर ईशा अपने पापा को फ़ोन गुम होने की बात बताती है। फ़ोन कट चुका था। ईशा के पापा फ़ोन वापस से ईशा के नंबर पर करते हैं। राहुल फ़ोन रिसीव करता है, हेलो कौन, और ये मोबाइल आपको कहाँ मिला। राहुल बोला, हेलो सर, ये फ़ोन जिसका है वो हॉस्पिटल में भूल गया था। हाँ बेटा ये मेरी बेटी ईशा का फ़ोन है, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। सर तो अपना पता बता दीजिए, मैं भी आपको फ़ोन भिजवा दे रहा हूँ। बेटा हम तो लखनऊ में हैं, तो फिर ये फ़ोन
बेटा आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा कुछ दिन में जाएगा मुंबई तो आपसे ही फ़ोन ले लेगा, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो। अरे सर, जब भी आइएगा तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं अभी आपके फ़ोन पर अपने नंबर से रिंग कर देता हूँ, तब तक आपका फ़ोन सही सलामत मेरे पास रहेगा। ईशा के पापा कहते हैं हमेशा खुश रहो बेटा, फिर फ़ोन कट जाता है। ईशा के पापा कहते हैं भला आदमी है, बहुत ही अच्छे से बात की ईशा बेटा। तभी ईशा के पापा का फ़ोन रिंग हुआ और उन्होंने फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़ आई, सर ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिएगा। हाँ, और आप भी मेरा नंबर सेव कर लेना। और फिर फ़ोन कट जाता है। राहुल कहता है नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। फिर राहुल को ईशा नाम का ध्यान आता है और ईशा नाम से नंबर को सेव कर लेता है। ऐसे ही रात और एक दिन बीता और आज राहुल और जैस्मीन की हल्दी है। दोनों घर में खुशियों का माहौल है, पर मीरा जी वो खुश नहीं थी। राहुल उनका उदास चेहरा देख कहता है, माँ मैं जैस्मीन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीरा जी बोली, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा, तुम्हारी शादी से मुझसे ज़्यादा और कौन खुश हो सकता है। बस मन घबरा भी रहा है, समझता हूँ माँ, पर आप सब कुछ भुलाकर मेरी खुशी में शामिल हो जाओ माँ। मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी के लिए वो मान जाती है और शाम में हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है और खुशी खुशी राहुल को सभी शाम में हल्दी लगाते हैं और उधर जैस्मीन को भी सभी हल्दी लगाते हैं। पर जैस्मीन का उतरा चेहरा देख जैस्मीन की माँ श्वेता जी समझ जाती है कि जैस्मीन के मन में कुछ तो चल रहा है। हल्दी का फंक्शन खत्म हुआ और मेहंदी लगने के बाद जैस्मीन अपने कमरे में उदास लेटी हुई थी। तभी जैस्मीन का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन सूर्या का था। जैस्मीन फ़ोन रिसीव करती है। हाँ सूर्या, कैसी हो जैस्मीन? मैं ठीक हूँ सूर्या। जैस्मीन, क्या सच में कल तुम राहुल से शादी कर रही हो? पता नहीं सूर्या। जैस्मीन, कुछ हुआ तो क्या करोगी? जैस्मीन बोली, सूर्या मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जैस्मीन की माँ कमरे में आती है और जैस्मीन के पास बैठते हुए कहती है, बेटा जैस्मीन क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? जैस्मीन बोली, माँ क्या कहूँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर जैस्मीन? माँ अगर मुझे कुछ हुआ तो आप और पापा अकेले हो जाएंगे। जैस्मीन, कुछ भी सोच रही हो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और राहुल को माँ, जैस्मीन तुमने ही तो कहा था तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानती हो। हाँ माँ कहा था, पर अब मैं मानती हूँ। उस दिन पुलिस की बात सुनी थी आपने? माँ अगर वो लड़की खिड़की पर ना आती तो मैं होश में ना आती और राहुल और मैं, नहीं मुझे शादी नहीं करनी माँ। जैस्मीन, जानती हूँ तुम डर गई हो उस हादसे से, पर बेटा कल शादी है, राहुल का दिल टूट जाएगा। तुमने फैसला लेने में देर कर दी, ये शादी तो अब किसी भी हालात में होगी। क्या जैस्मीन की माँ चली गई? जैस्मीन का मोबाइल फिर रिंग हुआ। जैस्मीन गुस्से में बिना देखे नंबर कॉल रिसीव करती और गुस्से में कहती, सूर्या तुम पागल हो, बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी राहुल बोला, क्या हुआ जैस्मीन? राहुल की आवाज़ सुन वो अपना मोबाइल का स्क्रीन देखती है तो मन में कहती है, ये तो राहुल का नंबर है। जैस्मीन अपना गुस्सा शांत करती है और कहती है, सॉरी राहुल, मुझे लगा कि सूर्या है। मैं बुरा मान जाऊंगा जैस्मीन, इस वक्त तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए और तुम हो कि सूर्या को याद कर रही हो। ऐसा नहीं है राहुल। तभी दरवाजे पर खड़ी मीरा जी राहुल से कहती हैं, बेटा मैं अंदर आ सकती हूँ? राहुल उन्हें देख बोला, माँ आप भी ना, आपको मेरे कमरे में आने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मीरा जी राहुल के पास आकर उसके सामने फाइल सामने करते हुए कहती हैं। तो राहुल हैरानी से कहता है, माँ ये क्या है? बेटा ये कागज़ मैंने वकील से बनवाए हैं और जो तुमने खुद बिजनेस शुरू किया है उसमें 40% मेरे नाम है और बाकी के 10 तुम्हारे। अब जैस्मीन तुम्हारी लाइफ में आ रही है तो जो तुम्हारा है वो उसका है। मैंने इस कागज़ पर साइन कर दिया है। राहुल बोला, माँ ये आपका है तो आपका ही रहेगा, लेकिन बेटा मेरा है ना, जो तेरे पापा का है वो मेरा है। माँ ठीक है, इस बारे में बाद में बात होगी, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। फिर जैस्मीन से कहता है राहुल, जैस्मीन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या राहुल ने फ़ोन रख दिया और जैस्मीन ये सुनते ही और भी परेशान हो जाती हैं। रात बीती और शादी की तैयारियां सुबह शुरू हो गई। घर दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। सभी रिश्तेदार दोनों के घर आ चुके थे। दोनों के घर में बहुत चहल पहल थी और इसी तैयारियों में और खुशी में दिन बीता और बारात निकलने का समय आ गया। राहुल के चेहरे पर खुशी देख मीरा जी बेहद खुश हुई। राहुल की मीरा जी ने नजर उतारी और धूमधाम से नाच गाने के साथ बारात पैलेस पहुंची। राहुल की आरती श्वेता जी उतारती और बाकी सबका जैस्मीन की मां ने अच्छे से स्वागत किया और राहुल स्टेज पर आकर बैठ गया और बेसब्री से जैस्मीन का इंतजार करने लगा। सभी बेहद खुश थे और राहुल की खुशी उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। बहुत देर राहुल जैस्मीन का इंतजार करता रहा पर जैस्मीन नहीं आई और अब राहुल का चेहरा फीका पड़ने लगा और अब सभी में बातें भी होने लगी। जैस्मीन के माँ और पापा दोनों का चेहरा मुरझाया हुआ देख मीरा जी बोली, क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों हैं और जैस्मीन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? जैस्मीन की माँ मीरा जी को एक लेटर पकड़ाते हुए कहती, जैस्मीन कहीं चली गई है और ये राहुल के लिए लेटर छोड़ कर गई है। राहुल भी स्टेज से उतर कर आता है। मीरा जी राहुल को लेटर देती है। राहुल उसे पढ़ता है जिसमें लिखा था, राहुल मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, पर प्यार जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि शायद शादी के बाद मैं तुम्हें खो दूंगी और रह जाऊंगी अकेली और हमारा प्यार कहीं अंधेरे में खो जाएगा और अगर तुम्हारे साथ मुझे भी कुछ हुआ तो मेरे माँ पापा अकेले हो जाएंगे। तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारा छोटा भाई संभाल लेगा, पर मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद उनका सोचो क्या होगा।
मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो राहुल। लेटर पढ़ते ही राहुल को एक झटका सा लगा। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। बाकी सबने फिर लेटर पढ़ा तो सभी शॉक्ड रह गए। जैस्मीन के माँ पापा दोनों राहुल के परिवार के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपनी बेटी की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। मीरा जी कुछ बोलती कि राहुल बोला, माँ मैं जैस्मीन को लेकर आऊँगा। राहुल जैस्मीन को फ़ोन करता है पर राहुल का वो फ़ोन नहीं उठाती है। राहुल जैस्मीन की दोस्त सोनिया को देखता है। सोनिया से कहता है, राहुल क्या आप जानती हैं जैस्मीन कहाँ है? सोनिया हाँ में सिर हिलाती है और राहुल के साथ बाहर आती है और राहुल के साथ कार में बैठ वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। नित्या और समीर भी घबराते हुए बाहर आकर गाड़ी में बैठ राहुल की कार के पीछे चल देते और यहाँ जैस्मीन सूर्या के घर पर थी। दोनों साथ में बैठकर बहुत देर से ड्रिंक कर रहे थे। जैस्मीन रोते हुए कहती है, सूर्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं अपनी शादी के मंडप से भाग गई। सूर्या बेचैन नजरों से जैस्मीन को देख रहा था। जैस्मीन नशे में थी, अपने होश में वो नहीं थी। सूर्या कहता है, जो किया जैस्मीन तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे। कह सूर्या ने जैस्मीन को अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। जैस्मीन भी सूर्या का साथ दे रही थी। इधर राहुल बहुत परेशान था और राहुल की परेशानी देख सोनिया को अब डर लग रहा था। वो मन में कहती है, जैस्मीन कोई गलत कदम मत उठाना। और कुछ देर में राहुल सूर्या के घर के पास गाड़ी रोकता है और राहुल के दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। वो गाड़ी से उतरकर गेट के पास आता है जहाँ गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं, पर सोनिया को देख गार्ड अंदर जाने देते हैं। अंदर आते स्टाफ से सोनिया कहती है, सूर्या कहाँ है? स्टाफ बोला, मैम सूर्या सर तो अपने कमरे में है, आप बैठिए, हम सर को अभी बुलाते हैं। राहुल स्टाफ के पीछे जाता है और सोनिया भी। नित्या और समीर भी पहुंच जाते हैं पर उन्हें गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं। कमरे में जैस्मीन सूर्या की बाहों में सोई हुई थी। दोनों के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, जो ये बताने के लिए काफी था कि दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर ली थी। अपनी बाहों में जैस्मीन को देख सूर्या मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर तुम मेरी हो ही गई। तभी दरवाजे पर नॉक होता है पर राहुल दरवाजा खोल अंदर आ जाता है और सामने का नजारा देख वो चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जैस्मीन है। जैस्मीन को ऐसी हालत में देख वो फिर शर्म से अपना मुंह फेर लेता है। सूर्या राहुल को देख जल्दी से उठकर कपड़े पहनते हुए कहता है, राहुल तुम यहाँ? पर राहुल कोई जवाब नहीं देता और वापस बाहर आता है। नित्या और समीर राहुल को देख कहते हैं, क्या हुआ राहुल? राहुल कुछ नहीं बोलता। उसके हाथ पैर कांपते हुए देख समीर फौरन राहुल को गले से लगा लेता है। सोनिया समीर और नित्या को जैस्मीन और सूर्या के बारे में बताती है और फिर समीर राहुल को गाड़ी में बिठाता है और सोनिया को उसके घर छोड़ समीर राहुल के माँ पापा को कॉल कर सभी को घर आने को कहता है और सभी घर आ जाते हैं। सभी हॉल में बैठे बहुत दुखी थे जैस्मीन और सूर्या के बारे में सुनकर, पर राहुल ने एक शब्द नहीं बोला था। रिया सो गई थी। मीरा जी कहती है, पल्लवी तुम रिया को कमरे में लेकर जाओ और इसका ध्यान रखो। पल्लवी हाँ में सिर हिलाती है और राहुल भी अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में रखी चीज़ों को तोड़ने लगता है। आवाज़ से सभी भागकर राहुल के कमरे में गए जहाँ राहुल गुस्से में अपनी लाल आंखें लिए चीज़ों को तोड़ रहा था। समीर और नित्या राहुल के पास जाते और उसे रोकते हुए कहते, क्या कर रहे हो राहुल, तुम्हें चोट लग सकती है। राहुल कहता है, लग चुकी है चोट, ऐसी चोट जो अब मुझे जीने नहीं देगी। और घुटनों के बल बैठकर राहुल रोने लगता है। मीरा जी अपने बेटे को ऐसी हालत में देख वो भी रो पड़ती हैं। किसी तरह राहुल को दूसरे कमरे में सब लेकर आते हैं। नित्या और समीर राहुल के पास ही थे। ईशा और राहुल दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया था जो उनके चेहरे की खुशी हंसी सब कुछ लेकर चला गया था। दोनों गम में थे पर दोनों अपने परिवार के लिए संभल गए और दोनों अपनी ज़िंदगी में हमेशा की तरह रूटीन फॉलो करने लगे। राहुल बहुत उदास था, उसकी आंखों में खालीपन था जो ईशा की आंखों में भी था, पर परिवार के लिए वो दोनों चुप थे। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया। उनकी खुशी के लिए राहुल अब ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही बिताता था और ईशा पार्लर का कोर्स करने लगी। कुछ घंटे तो खुश रहती सबके साथ ईशा, सब कुछ भूल जाती, पर घर आती वो फिर से उदास हो जाती और इसी उदासी में 2 महीने बीते। एक शाम क्लब में समीर के साथ बैठा राहुल ड्रिंक कर रहा था, तभी उसकी नज़र जैस्मीन पर पड़ी जो सूर्या के साथ हंसकर ड्रिंक करते हुए बात कर रही थी। राहुल जैस्मीन के पास गया और बोला, तुम बहुत जल्दी बदल गई, यकीन नहीं हो रहा है जैस्मीन मुझे। जैस्मीन राहुल को देख अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सूर्या कहता है, राहुल देखो यहाँ से चले जाओ। तो मुस्कुराते हुए राहुल कहता है, जा रहा हूँ जैस्मीन, मुझे तुम्हारी आदत हो गई। देखो मैं कभी क्लब नहीं आता था, अब क्लब आने लगा। जैस्मीन बोली, राहुल खुद को संभालो, तुम्हारी मेरी किस्मत में मिलना लिखा नहीं था। राहुल वहीं रखे वाइन की ग्लास को उठाकर फेंकते हुए कहता, तुम्हें पता था तब भी तो मेरे पास आई और अब किस्मत की बात कह रही हो, धोखेबाज हो तुम। जैस्मीन बोली, राहुल धोखेबाज तो तुम हो जो सारा बिजनेस अपनी माँ के नाम कर रखा है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे क्या मिलता। ये सुन राहुल जोर से हंसते हुए बोला, एक और धोखा, तुम्हें पैसे से प्यार है, मुझसे नहीं। अच्छा है, हाँ अच्छा है राहुल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे बारे में जानकर तुमसे भला क्यों कोई लड़की शादी करेगा, अपनी जान खतरे में क्यों कोई डालेगी, और 1 साल के अंदर ही तुम मर जाओगी तो तुम्हारी विधवा बनकर कौन रहेगा। कोई नहीं राहुल, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। राहुल हैरानी से जैस्मीन की कड़वी बातें सुन रहा था। समीर बोला, राहुल चलो यहाँ से। फिर राहुल समीर के साथ वहाँ से चला जाता है और नशे की हालत में घर पहुँचता है।
राहुल समीर से कहता है तुम घर जाओ, नित्या अकेली है। समीर कहता है नहीं राहुल, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त, एक हफ्ते से मेरे साथ है तू। जाओ अब घर जाओ, मैं ठीक हूँ। बहुत जिद करने पर समीर चला जाता है और अपने लड़खड़ाते कदमों से राहुल सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आता है। और मीरा जी ये देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से कहती है जैस्मीन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इधर राहुल कमरे में आता है और बेड के ड्रॉर से सिगरेट निकालने के लिए जैसे ही ड्रॉर खोलता है तो उस ड्रॉर में ईशा का मोबाइल देख कहता है एक ये लड़की है जो दूर शहर से होकर किसी अनजान की मदद कर उसकी जान बचाई। बिना स्वार्थ के। और एक तुम हो जैस्मीन जो झूठे सपने दिखाकर मुझे अंधेरे में छोड़कर चली गई। ये शराब का नशा भी तुम्हें भूलने नहीं देता है। देखो कितनी गहरी छाप छोड़कर मेरे दिल में तुम चली गई। अगली सुबह ईशा हमेशा की तरह सुबह उठकर नहाकर मंदिर में दिया जलाकर रसोई में जाती और अपने पापा के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में जाती। पर ईशा के पापा कमरे में नहीं थे। वो हर जगह ढूंढती है पर उसे पापा कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वो छत पर जाती है तो देखती है उसके पापा गमले में लगे फूल के पौधे को हटा रहे थे और नए पौधे लगा रहे थे। ईशा कहती है पापा हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं। ईशा के पापा मुस्कुराते हुए कहते बेटा ये फूल तुमने लगाए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फूल के पौधे सूख गए हों। अगर सूख भी जाते तो तुम नए लगा देती, पर इस बार ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। क्यों बेटा, अभी भी दुखी हो ना। ईशा अपने सिर को झुका लेती है। ईशा के पापा बोले बेटा जानता हो तुम भले ही मुस्कुरा रही हो पर तुम अंदर से बहुत दुखी हो। बेटा दुख सुख तो जीवन में आना जाना है, ये तो लगा ही रहेगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। जी पापा ठीक है, हम अब ध्यान रखेंगे। और चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ईशा और ईशा के पापा साथ बैठकर चाय पीते हैं और कुछ देर बाद ईशा के पापा अपने कमरे में आ जाते हैं और ईशा रसोई में भाभी की नाश्ता बनवाने में मदद करने लगती है। और वहीं राहुल सुबह उठता है और फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और अपने मोबाइल से ईशा के पापा को फ़ोन करता है पर ईशा के पापा फ़ोन नहीं उठाते हैं। राहुल फिर नीचे डाइनिंग एरिया के पास आता है और बैठकर नाश्ता करने लगता है। तभी वहाँ रिया आती है और कहती है बड़े पापा अब मुझे आइसक्रीम खिलाने क्यों नहीं ले जाते हैं आप। रिया को देख राहुल मुस्कुराते हुए कहता है प्रिंसेस आज मैं जल्दी आ जाऊँगा तो चलेंगे आइसक्रीम खाने। रिया खुश हो जाती है और राहुल नाश्ता करने के बाद ऑफिस चला जाता है। मीरा जी कहती हैं जैस्मीन तो हमारी बेटी की मुस्कुराहट भी ले गई साथ में। वो तो रिया की वजह से थोड़ा बहुत मुस्कुरा देता है। राहुल की माँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ईशा अपने पापा के कमरे में जाती है। ईशा के पापा जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। ईशा पापा को ऐसे देख जोर से चिल्लाती है पापा। ईशा की आवाज़ सुन सभी वहाँ आ जाते हैं।